Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new topic that is polyhydramnios. आज हम जानेंगे कि polyhydramnios क्या होता है और क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं और मैनेजमेंट क्या है. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को. अगर वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एक क्लिनिकल डेफिनेशन देख लेते हैं पॉलीहाइड्रोमनियस की क्या होती है. पॉलीहाइड्रोमनियस इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन द एमनियोटिक सैक मोर देन 2000 ml ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, typically defined by an amniotic fluid index more than 24 centimeter or a deepest vertical pocket more than 8 centimeter on ultrasound. पॉलीहाइड्रोमनियस एक कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का एमनियोटिक सैक के अंदर, जो कि 2000 मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान. इसे क्लिनिकल डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो ये जनरली चेक किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से. अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोमनियस की कंडीशन बन चुकी है. ठीक है, डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद पेरिफेरी से लेके अम्बिलिकस तक की कितनी डिस्टेंस है उसे मेजर करते हैं. ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है. तो ये होती है पॉलीहाइड्रोमनियस की डेफिनेशन. अब हम जान लेते हैं इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं. तो कॉजेज़ हैं मैटरनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, या तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है. ठीक है, फिर फीटल अनोमलीज लाइक एनेंसेफाली, इसोफेगल और डुओडेनल एट्रीशिया. ठीक है, एनेंसेफाली में क्या होता है, जो स्कल का जो वॉल्ट है ना वो डेवलप ही नहीं हो पाता, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा. फिर इसोफेगल या डुओडेनल एट्रीशिया मतलब डुओडेनम जो है वो नैरो हो जाएगा. मल्टीपल जेस्टेशन जो कि स्पेशली ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कर देता है. अगर ट्विन्स हैं तो एक ट्विन को तो जो एमनियोटिक फ्लूइड और जो भी न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई जो मिल रहा है प्लेसेंटा से कॉर्ड के थ्रू वो प्रॉपर मिलेगा, ज़्यादा मिल जाएगा, और एक को बहुत कम मिल जाएगा, जो ये कंडीशन अराइज कर देगा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम वहाँ पे बन जाएगा मल्टीपल जेस्टेशन के केस में. तो पॉलीहाइड्रोमनियस हो सकता है. फिर फीटल एनीमिया ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, या फिर पैरवो वायरस इन्फेक्शन. ठीक, इसकी वजह से फीटल एनीमिया जो है कॉज हो सकता है इसका. फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्स सिंड्रोम हो गया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी ये कंडीशन बन सकती है. फिर कंजेनेटल इन्फेक्शन जो टॉर्च इन्फेक्शन होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, साइटोमेगालो और हर्पीस, ये सब कॉज कर सकते हैं इस कंडीशन को. फिर इडियोपैथिक है, मतलब कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, नोन कॉज नहीं है. फीटल हाई ड्रॉप्स कॉज हो सकता है. प्लेसेंटल ट्यूमर्स जिसे हम कोरियन एंजियोमा बोलते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद मैटरनल कार्डियक या फिर रीनल डिसीजेस, ये रेयर केसेस में होता है. फिर ओपन स्पाइना बाइफिडा. ठीक है, जो हम पढ़ते हैं स्पाइना बाइफिडा उसमें माइलोसील मेनिंजोसील होता है, जो ओपन स्पाइना बाइफिडा है वो. और फिर एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, अ कंडीशन ऑफ हैविंग एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. और फीटल हाइड्रॉप्स जैसे आपने एक नया वर्ड देखा होगा, तो ये क्या होता है, एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें जनरलाइज्ड एडिमा होता है. ठीक है, ड्यू टू एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसकी वजह से जनरलाइज्ड एडिमा हो जाता है इन्फेंट्स में. तो उसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मान लो कि फीटल हाइड्रॉप्स में ये होता है. ठीक, तो ये कॉजेज़ होते हैं पॉलीहाइड्रोमनियस के. इसके बाद हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स. तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, रैपिड इंक्रीज इन एब्डोमिनल साइज, एब्डोमिनल साइज में रैपिड इंक्रीज होगा. यूट्राइन साइज लार्जर देन जेस्टेशनल एज, जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जो साइज़ होना चाहिए, यूट्राइन साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाएगा. डिफ़िकल्टी इन पालपेटिंग फीटल पार्ट्स को पालपेट करने में दिक्कत होगी क्योंकि एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है. इंक्रीज फीटल मूवमेंट्स, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है तो फीटस का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, और कुछ सीवियर केसेस में डिक्रीज भी हो जाता है. फिर डिज्निया और रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट या पाल्पिटेशन. ठीक है, डिज्निया मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी, पाल्पिटेशन मतलब होता है जो हार्ट रेसिंग करने लगता है ना, उसे बोलते हैं पाल्पिटेशन. ठीक है, लोअर लिम्ब एडिमा, लोअर लिम्स में एडिमा देखने को मिलेगा. एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन,
ये सब देखने को मिल सकता है। फिर प्रीटर्म लेबर सिम्टम्स जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट हो जाना, ठीक है। फंडल हाइट मोर देन एक्सपेक्टेड ऑफ जेस्टेशनल एज। टॉट एब्डोमेन, टॉट एब्डोमेन मतलब होता है जो एब्डोमेन की स्किन होती है वो स्ट्रेच रहती है और उसमें एक स्ट्राई डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्राई मार्क्स जो होते हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। कंसिस्टेंट माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन क्यों है? क्योंकि फीटस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कंसिस्टेंट माल प्रेजेंटेशन हो सकती है। फिर एविडेंस ऑफ प्रीक्लेम्शिया, प्रीक्लेम्शिया भी देखने को मिल सकता है इस कंडीशन में। फिर इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं पॉलीहाइड्रोमनियस में? देखो सबसे पहले तो प्रीटर्म लेबर, PROM है, फिर उसके बाद प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, फिर प्लासेंटल एब्रप्शन हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, माल प्रेजेंटेशंस मोस्टली ब्रीच हो जाता है, ठीक है, ब्रीच या ट्रांसफर लाई हो सकती है, ठीक है, यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन हो सकती है। फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है ड्यू टू डायफ्रेगमेटिक एलिवेशन, ठीक, डायफ्रेग मतलब जो डायफ्राम है उसका एलिवेशन एलिवेट हो रहा है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना, एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो वो डायफ्राम पे भी प्रेशर डालेगा और रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वहाँ पे जो जब हमारा जो है लंग्स मूव करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल करने के दौरान, तो वहाँ पे जब प्रेशर पड़ेगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है मदर को। इंक्रीज रिस्क ऑफ सिजेरियन डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा प्रीक्लेम्शिया देखा जाता है इसमें। मैटरनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और यूट्राइन इनर्शिया, ये सब मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू दिस कंडीशन। फिर उसके बाद फीटल कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। प्रीटर्म बर्थ हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन हो सकता है। कंजेनिटल अनोमलीज जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो है GI या फिर CNS डिफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं इस केस के दौरान, इस कंडीशन में, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ऑर्गन हो वो अम्बिलिकल कॉर्ड ही हो जाएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है, बाहर निकल सकती है। सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाए, ठीक है, दिखाई दे हमें, तो पॉलीहाइड्रोमनियस में ये पॉसिबल है। फिर माल प्रेजेंटेशन होना, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस मतलब डेथ, फीटल डेथ हो सकती है। न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। फीटल मैक्रोसोमिया, ये डायबिटिक मदर्स में होता है। मैक्रोसोमिया मतलब बेबी का जो साइज़ होता है वो बड़ा हो जाता है काफ़ी। फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ NICU एडमिशन, NICU में एडमिट होने का पूरा चांसेस रहता है और क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं फीटस को, बच्चे को। इसके बाद आ जाता है इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास है अल्ट्रासोनोग्राफी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कंजेनिटल अनोमलीज, कंजेनिटल अनोमलीज के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। AFI जो हमने अभी देखा, और वर्टिकल पॉकेट, लाइव मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड प्रेजेंटेशन, ये सब चेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। फिर उसके बाद अम्नियोटिक फ्लूइड टेस्ट, इंक्रीज्ड अल्फा फीटोप्रोटीन इन ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मतलब वही होता है स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, तो जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो बढ़ा रहेगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा अगर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। और अगर एनेंसेफाली है, एनेंसेफाली के केस में भी जो है ये हो सकता है। एनेंसेफाली का मतलब क्या है? डिफिशियंट डेवलपमेंट ऑफ वॉल्ट ऑफ स्कल एंड ब्रेन टिश्यू कॉल्ड एनेंसेफाली। जो वॉल्ट ऑफ स्कल है उसका डिफिशियंट डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट तरीके से ना होना और ब्रेन टिश्यू का भी डेवलपमेंट ना हो पाना, इसे बोलते हैं मेनेंसेफाली। मेम्ब्रेन की पोर्स से जो फ्लूइड का है वो ऊज करके बाहर निकलना, जो क्योंकि मेनिंजेस जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं ओपन स्पाइना बाइफिडा में, ठीक है, तो वहाँ से जो फ्लूइड है वो ऊज करके बाहर निकलेगा और फीटल का जो स्वालोइंग रिफ्लेक्स है इसकी वजह से एब्सेंट हो जाएगा। सप्रेशन ऑफ फीटल एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, ठीक है, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेट होता है वो भी सप्रेस हो जाएगा फीटस की बॉडी में, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन कॉज होगा और एक्सेसिव यूरिनेशन होगा तो वो भी एमनियोटिक सैक में ही जाएगा और सैक में जो फ्लूइड ओवरलोड है वो और बढ़ेगा, ठीक है, फ्लूइड और बढ़ सकता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में क्या, बेड रेस्ट प्रोवाइड करो लेफ्ट लेटरल पोजीशन, तो ताकि प्लेसेंटल परफ्यूजन और डायरोसिस को जो है इनकरेज किया जा सके। अपराइट पोजीशन दो ताकि सिम्टम्स को रिलीव किया जा सके। एमनियोसेंटेसिस करवाओ टू रिड्यूस एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इन वुमेन हु आर एक्सपीरियंसिंग सीवियर डिस्कम्फर्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्कम्फर्ट है तो एमनियोसेंटेसिस करते हैं हम, ठीक है। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अगर हैं पेशेंट को तो 500 ml पर आवर, इससे ज़्यादा हमें, या मतलब 1 से 1.5 लीटर फ्लूइड जो है वही उतना ही निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है। ओरल इंडोमेथासिन देना है हमें, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड जो रिड्यूस करेगा फीटल यूरिन आउटपुट को। तो एमनियोटिक फ्लूइड में जो इंक्रीज़ हो रहा है ना वो फीटल यूरिन आउटपुट की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्रेशन हो जा रहा है किसका, एंटी डायरेटिक हार्मोन का बच्चे में, तो बच्चा एक्सेसिव यूरिनेट करेगा। अब इंडोमेथासिन क्या करेगा, फीटल यूरिन आउटपुट को कम करेगा, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भी ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत ज़्यादा जो है एक्यूमुलेशन नहीं होगा।
एडमिनिस्टर डायरेटिक ड्रग्स, जैसे भी डॉक्टर ने बोला है वो आपको डायरेटिक ड्रग एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। इफ़ प्रेगनेंसी इज मोर देन 37 वीक्स परफॉर्म डिलीवरी बाय इंडक्शन ऑफ लेबर थ्रू ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। अगर 37 वीक से अबव है डिलीवरी तो आप जो है इंडक्शन ऑफ लेबर करवा सकते हो, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से आप डिलीवरी करवा सकते हो, ठीक है। इफ़ कंजेनिटल फीटल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट टर्मिनेट प्रेगनेंसी, अगर कोई कंजेनिटल फीटल एबनॉर्मेलिटी है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही एक बेटर ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि आगे भी फिर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई अगर, तो लाइफ को कैरी ऑन करने में फीटस को बहुत प्रॉब्लम और इश्यूज झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग तरीके के CNS डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, GI डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन है तो मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा बच्चा, ठीक है। स्वालोइंग रिफ्लेक्स नहीं है तो वैसे ही वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको टोटली उसे ट्यूब फीडिंग देनी पड़ेगी, तो ये होल लाइफ के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना इज़ द बेटर ऑप्शन। तो दैट्स ऑल अबाउट पॉलीहाइड्रोमनियस। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियोज़ को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।